नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी में आपका स्वागत है। टॉपिक ऑफ द डे में आज बात करेंगे नागोया प्रोटोकॉल पर। साथियों, ये पर्यावरण सेक्शन के अंतर्गत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको डाउन टू अर्थ ने अपने अंक में विस्तार से शामिल किया है। अब न्यूज की बात कर लेते हैं, क्यों पुनः चर्चा में आया है। हाल ही में कैमरून ने अपनी समृद्ध जैव विविधता से लाभ उठाने के लिए नागोया प्रोटोकॉल को अपना लिया है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले PYQ के ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हालांकि इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग इस अंक के अंत में करेंगे। ये PYQ 2023 में UPSC ने क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स की परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 79 था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जैव विविधता प्रबंधन समिति नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी है। दूसरा कथन था, जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुँच के लिए संग्रह, शुल्क लगाने की शक्ति सहित पहुँच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रकार्य है। उपयुक्त कथनों में कौन सा से सही है, ये आपको बताना था। अगर आपको पता है तो आप लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए, अन्यथा हम इस अंक के अंत में इसकी चर्चा करेंगे। नागोया प्रोटोकॉल के विषय में जान लेते हैं क्या है। अनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से होने वाले लाभों के उचित एवं न्याय संगत बंटवारे या कह लें वितरण। नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन CBD का एक पूरक समझौता है। कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी की एक शाखा है जो जैव विविधता तक पहुंच के संदर्भ में उचित और न्याय संगत लाभ वितरण को संबोधित करती है। मध्य अफ्रीका में कैमरून विशाल जैविक संसाधनों का एक घर है, जिनका विदेशी फर्मों द्वारा या विदेशी कंपनियों द्वारा लंबे समय से दोहन किया जाता रहा है। उनका स्वामित्व रखने वाले समुदायों को उचित और समान लाभ नहीं मिला। बात करें जो लोकल समुदाय है, जैसे विशेष करके बात करें भारत में जो पारंपरिक ज्ञान है या संसाधन है, उदाहरण के रूप में बात करें तो हल्दी हो गई भारत की, और नीम हो गया, अश्वगंधा हो गई। ये जहाँ पे लोकल क्षेत्र में पाए जाते हैं, उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें विशेष करके पिछड़े राज्य उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के जो पिछड़े और दूरस्थ इलाके के नागरिकों को इसका फायदा मिलना चाहिए, आदिवासी या जनजातियों को मिलना चाहिए, वो कंपनियां लाभ उठा करके ले जाती हैं। यह CBD के उद्देश्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी कानूनी ढांचा प्रदान करता है, अर्थात अनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित एवं न्याय संगत वितरण है। एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग पर नागोया प्रोटोकॉल को 29 अक्टूबर 2010 को नागोया, जापान का जो शहर है, वहां पे अपनाया गया था। 2014 में 50वें अनुसमर्थन पत्र के जमा होने से उसके 90 दिन के बाद लागू हुआ। अब बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन या अभिसमय की। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, यह प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में सबसे व्यापक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसे 1992 में रियो डी जेनेरियो, आप जानते हैं, दक्षिण अमेरिका का एक प्रमुख देश ब्राजील का दूसरा सबसे लोकप्रिय शहर है। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें तो भारत का दूसरा सबसे लोकप्रिय शहर मुंबई है, वैसे ही ब्राजील का रियो डी जेनेरियो है। और पूरे अमेरिका की बात करें तो सबसे लोकप्रिय 6वां शहर है। रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए लाया गया था। इसके 3 व्यापक उद्देश्य हैं: जैव विविधता का संरक्षण, अनुवांशिक विविधता या प्रजाति विविधता, स्पेसीज डाइवर्सिटी, आवासीय विविधता, जैव विविधता का सतत उपयोग, अनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत वितरण करना। यह पारिस्थितिकी प्रजातियों, अनुवांशिक संसाधनों सहित सभी स्तरों पर जैव विविधता को शामिल करता है। पार्टियों का सम्मेलन या जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP बोलते हैं, सर्वोच्च राजनीतिक निर्णय लेने वाला एक निकाय है। इसका सचिवालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। अब बात करते हैं भारत और नागोया प्रोटोकॉल के ऊपर। भारत अपने अनुवांशिक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान के दुरुपयोग या जैव पायरेसी का शिकार रहा है, जिनका अन्य देशों में पेटेंट कराया गया। उदाहरण के रूप में बात करें तो जो भारत की नीम है, उसका पेटेंट अमेरिका ने कुछ वर्ष पूर्व करा लिया था। भारत ने 12 अक्टूबर 2014 को एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग पर नागोया प्रोटोकॉल को रेक्टिफाइड किया, यानी पुष्टि की उस पर। नागोया प्रोटोकॉल भारत के हितों के लिए महत्वपूर्ण है, यह देखते हुए इस विशाल विविधता वाले देश में दुनिया की 7 से 8% प्रजातियां और पारंपरिक ज्ञान का विशाल भंडार भारत में है। भारत ने विभिन्न कानूनी, प्रशासनिक, नीतिगत और संस्थागत उपायों के माध्यम से नागोया प्रोटोकॉल को लागू करने में पहल की है। हालांकि विभिन्न एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग हितधारकों के समर्थन से जमीनी स्तर पर काफी प्रयासों की आवश्यकता है। साथियों, PYQ पे चर्चा कर लेते हैं। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों कथनों में आपको बताना था सही कथन कौन सा है। तो भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी है, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है, जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए संग्रह, शुल्क लगाने की शक्ति सहित पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रकार है। तो ये वाला कथन भी बिल्कुल सही है।
उपयुक्त कथनों में कौन सा से सही है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्यों सही है? देखिए, भारत का जो जैव विविधता बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 है वो नागोया प्रोटोकॉल से निकटतम रूप संबंधित है। इसका उद्देश्य जैव विविधता अभिसमय कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी के नागोया के प्रावधानों को लागू करना है। नागोया प्रोटोकॉल ने आनुवंशिक संसाधनों में कॉमर्शियल और रिसर्च उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के ऐसे संसाधनों का संरक्षण करने वाले समुदाय के साथ बेनिफिट को साझा करने की मांग की। जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 41(1) के अंतर्गत राज्य में प्रत्येक स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर एक बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का गठन करेगा, इसलिए पहला कथन बिल्कुल सही है। बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, जिसको शॉर्ट में बीएमसी भी बोलते हैं, बीएमसी का मुख्य कार्य स्थानीय लोगों के परामर्श से पब्लिक बायोडायवर्सिटी रजिस्टर तैयार करना है। बीएमसी या पब्लिक बायोडायवर्सिटी रजिस्टर में दर्ज सूचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, विशेष रूप से बाहरी व्यक्तियों और एजेंसियों तक इसकी पहुंच को रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार होगा। पब्लिक बायोडायवर्सिटी या शॉर्ट में जिसको पीबीआर हम बोल रहे हैं, तैयार करने के अलावा बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित के लिए भी जिम्मेदार होगा: जैविक संसाधनों का संरक्षण, उसका सतत उपयोग एवं एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग करना, कॉमर्शियल और रिसर्च उद्देश्यों के लिए जैविक संसाधनों या संबद्ध पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच का विनियमन करना। बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जैविक संसाधनों तक पहुंच और प्रदान किए गए पारंपरिक ज्ञान के विवरण, संग्रह शुल्क, डिटेल्स, एक्सेस, बेनिफिट शेयरिंग और अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उनके शेयरिंग के तरीके के बारे में उनकी जानकारी देने वाला एक रजिस्टर भी बनाए रखेगा। इसलिए दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। जब दोनों कथन सही हो जाएंगे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर सी। साथियों, टीओडी के अंक को आज यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।